तो बच्चों लास्ट वीडियो में हमने बुक फ्लेमिंगो का चैप्टर 4 द रेड ट्रैप स्टार्ट किया था। हम पढ़ रहे थे स्टोरी एक रेड ट्रैप सेलर के बारे में जो कि एक ओल्ड मैन के 30 क्रोनोर चुरा लेता है और फिर वो जंगल में खो जाता है। वो बाहर निकलने की बहुत कोशिश करता है लेकिन उसे रास्ता मिल ही नहीं पाता और तब उसे रियलाइज़ होता है कि वो खुद एक बड़े से रेड ट्रैप में फंस गया है। उसे लगता है कि वो 30 क्रोनोर वास्तव में बेट थे जिनको पकड़ने के लालच में वो इस ट्रैप में फंस चुका है। तो बच्चों आगे उसके साथ क्या होता है, वो जंगल से बाहर निकलता है या नहीं निकल पाता, आगे स्टार्ट करते हैं। इट वॉज लेट इन दिसंबर। तो बच्चों जिस रात की ये कहानी है वो दिसंबर का महीना था और दिसंबर में ये बच्चों लेट यानी दिसंबर के लास्ट डेज कुछ चल रहे थे। डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट। और बच्चों दिसंबर में सर्दियाँ होती हैं, विंटर्स होती हैं, तो विंटर्स में अंधेरा जल्दी हो जाता है। तो शाम होते ही जो अंधेरा था वो जंगल पे डिसेंडिंग यानी छाने लगा था, जंगल को ढकने लगा था। दिस इंक्रीज द डेंजर। और अंधेरा होने पे जो खतरा था वो इंक्रीज होता है, बढ़ना, तो खतरा बढ़ गया था। तो अब जंगल में रात हो गई थी, अंधेरा हो गया था, तो अब उस रेड ट्रैप सेलर के लिए खतरा और बढ़ गया था। रात को खतरा है जंगली जानवरों का और ये भी खतरा था कि अब वो अंधेरे में रास्ता कैसे ढूंढ पाएगा, अब वो जंगल से बाहर कैसे निकल पाएगा, तो उसके लिए खतरा और भी बढ़ गया था। एंड इंक्रीज ऑल्सो हिज ग्लूम एंड डेस्पेयर। तो अंधेरा होने से उसके लिए खतरा बढ़ गया था और ग्लूम और डेस्पेयर कहते हैं बच्चों निराशा, और उसकी निराशा भी बढ़ गई थी। वो और ज़्यादा दुखी और ज़्यादा निराश हो गया था। फाइनली ही सॉ नो वे आउट। और फाइनली उसको लगता है कि उसे कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा बाहर जाने का। वो ये बात एक्सेप्ट कर लेता है कि उसको बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल पा रहा। एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड। और फिर वो ज़मीन पे सैंक डाउन होता है बच्चों गिरना, तो बिल्कुल दुखी होके, निराश होके, थक के वो ज़मीन पे गिर जाता है। टायर्ड टू डेथ। और उससे लगता है कि वो इतना थक चुका है कि अब वो मरने ही वाला है। थिंकिंग डैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम। और वो सोचता है कि अब मेरा अंतिम समय आ गया है, मैं अब मरने ही वाला हूँ। इतनी ठंड है और मैं जंगल में फंसा हुआ हूँ, बाहर जाने का रास्ता नहीं खोज पा रहा हूँ और अकेला इतनी ठंड में यहाँ कैद हो गया हूँ। तो उसे लगा कि मेरा अंतिम समय आ गया है। बट जस्ट एज ही लेड हर हेड ऑन द ग्राउंड। लेकिन जब वो ज़मीन पे गिरा और जैसे ही उसने अपना सिर ज़मीन पे रखा तो क्या होता है, ही हर्ड अ साउंड। तो जैसे ही उसने अपना सिर ज़मीन पे रखा उसे एक आवाज़ सुनाई दी, अ हार्ट रेगुलर थम्पिंग। और वो आवाज़ किसकी थी, रेगुलर नियमित रूप से एक हार्ड आवाज़ थम्पिंग की, यानी कि उसको आवाज़ आई कुछ खटखटाने की, किसी चीज़ को पटकने की, लगातार उसे आवाज़ आई। देयर वॉज नो डाउट एज टू वॉट डैट वॉज। और वो आवाज़ सुनने के बाद उस रेड ट्रैप सेलर के मन में बिल्कुल भी डाउट नहीं रहा कि वो आवाज़ किस चीज़ की है, यानी वो आवाज़ सुनते ही समझ गया कि ये आवाज़ किसकी थी। ही रेज्ड हिमसेल्फ। तो आवाज़ सुनने के बाद उसको थोड़ा सा अच्छा लगा, उसको कुछ रिलीफ मिला और उसने अपने आप को उठाया, यानी वो खड़ा होता है। दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स फ्रॉम एन आयरन मिल ही थॉट। और वो आवाज़ के बारे में वो क्या सोचता है, उसको लगता है कि वो आवाज़ हैमर स्ट्रोक यानी हथौड़े की आवाज़ थी जो कि एक आयरन मिल से आ रही थी। तो बच्चों उसको लगा कि यहाँ आसपास कोई आयरन मिल है और वहाँ पे कोई व्यक्ति हथौड़े से आयरन को पीट रहा है, तो ये आवाज़ वहाँ से आ रही है। देयर मस्ट बी पीपल नियर बाय। तो सोचता है आयरन मिल है, आयरन मिल से आवाज़ आ रही है तो ज़रूर वहाँ पे कोई पीपल, कोई व्यक्ति भी होंगे। ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ। तो उसको अब थोड़ी सी होप, थोड़ी सी उम्मीद नज़र आती है कि चलो इस जंगल में कोई तो है जिससे वो हेल्प मांग सकता है। तो वो अपनी सारी स्ट्रेंथ समन इकट्ठी करता है, गॉट अप, खड़ा हो जाता है, एंड स्टैगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। और जिस डायरेक्शन, जिस दिशा से आवाज़ आ रही थी उस दिशा की तरफ स्टैगर्ड यानी लड़खड़ाता हुआ चल देता है, क्योंकि वो बहुत थका हुआ है और बहुत ठंड है। तो वो लड़खड़ाते कदमों से उस डायरेक्शन की तरफ चलने लगता है
जहाँ से आवाज़ आ रही थी। तो बच्चों उसको लगता है कि यहाँ पे एक आयरन मिल है और वहाँ पे कोई व्यक्ति काम कर रहे हैं, हथौड़े से आयरन को पीट रहे हैं। तो उसको कुछ उम्मीद नज़र आती है कि मैं वहाँ जाता हूँ और वहाँ मुझे कोई ना कोई हेल्प मिल जाएगी। The Ramsau Iron Works, which are now closed down, were not so long ago a large plant। अब राइटर हमें बता रही है रैमसो आयरन वर्क्स के बारे में। तो इस व्यक्ति को, रैट्रप सेलर को जो आवाज़ आ रही थी वो एक्चुअल में रैमसो आयरन वर्क्स नाम की एक फैक्ट्री थी, एक कारखाना था वहाँ से आवाज़ आ रही थी। तो राइटर हमें बता रही हैं कि ये जो रैमसो आयरन वर्क्स है विच आर नाउ क्लोज डाउन, जो कि अब बंद हो चुका है। यानी कि जब राइटर ने ये स्टोरी को लिखा था तब वो रैमसो आयरन वर्क्स बंद हो चुकी थी। नॉट सो लॉन्ग एगो अ लार्ज प्लांट, लेकिन पहले वो एक बहुत बड़ा प्लांट था, बहुत बड़ी फैक्ट्री थी। विथ स्मेल्टर, रोलिंग मिल एंड फूड्स, और उसके अंदर आयरन मिल के अंदर एक स्मेल्टर भी था, रोलिंग मिल भी थी और फूड्स भी था। बच्चों अब जो बड़ी बड़ी आयरन मिल्स होती हैं उसके अंदर ये सारी मशीन्स होती हैं। स्मेल्टर होता है बच्चों, हम यहाँ देख सकते हैं, ये स्मेल्टर होता है जहाँ पर सबसे पहले लोहे को गलाया जाता है। तो ये बड़ी बड़ी सी भट्टी जैसी होती हैं, यहाँ पे बहुत हाई टेम्परेचर में लोहे को गलाया जाता है। रोलिंग मिल, ये रोलिंग मिल होती है बच्चों। तो जब लोहा गल जाता है उसके बाद उसकी शीट बनाई जाती है, तो ये होती है रोलिंग मिल। और फोर्ज होता है भट्टी। तो जो रामसो आयरन वर्क्स था वो बहुत बड़ा प्लांट था और उसमें स्मेल्टर भी था, रोलिंग मिल भी थी और भट्टी फोर्ज भी था। In the summer time, long lines of heavily loaded barges and scows slid down the canal। अब वो इतना बड़ा प्लांट है, वहाँ पे लोहा आता है, कच्चा लोहा आता है, वहाँ उस कच्चे लोहे को फिर गलाते हैं, शीट बनाते हैं। तो वहाँ पे बहुत बड़ा काम होता था। तो अब राइटर बता रही हैं कि जो समर टाइम, गर्मियों के दिन होते थे, उस समय तो क्या होता था, जो बार्जेज और स्काउज होते हैं, बार्जेज और स्काउज बच्चों एक तरह की बोट होती है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ये बोट होती हैं जो नीचे से बिल्कुल फ्लैट होती हैं और इनके ऊपर यहाँ पे बड़े बड़े बक्सों में सामान रखा जाता है। जैसे इस तरह से यहाँ बक्से रखे हैं और नीचे से ये बिल्कुल फ्लैट होती है। तो इस तरह की बोट बच्चों सामान ढोने के काम आती है किसी भी पानी के सोर्स में। तो वहाँ पे एक कैनाल थी, कैनाल मतलब नहर, तो एक नहर थी वहाँ पे। तो उस नहर में इस तरह की बोट्स जिन्हें कहते हैं बार्जेस और स्काउस वो चला करती थी और वो लोडेड यानी भरी रहती थी सामान से। विच लेड टू द लार्ज इनलैंड लेक, और वो जो कैनाल थी वो जुड़ी हुई थी एक बड़ी लेक से। तो इस तरह से वहाँ पे सामान लाया ले जाया जाता था। एंड इन द विंटर टाइम, लेकिन सर्दियों के दिनों में, तो गर्मियों में तो सामान लाने ले जाने का रास्ता क्या था, कैनाल, लेकिन सर्दियों में कैनाल जम जाती थी, वहाँ का पानी जम जाता था। तो सर्दियों में सामान कैसे लाते थे, द रोड्स नियर द मिल, तो सर्दियों में सामान लाने के लिए मिल के पास जो रोड्स थी, सड़क थी, उन्हें यूज़ किया जाता था। वर ब्लैक, तो फिर वो सड़क ब्लैक हो जाती थी, बिल्कुल काली हो जाती थी। फ्रॉम ऑल द कोल डस्ट विच शिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स। तो बच्चों सर्दियों में तो जब वो झील, वो कैनाल जम जाती थी, तो फिर रोड्स यूज़ करते थे और रोड्स पे बड़े बड़े ट्रक्स चला करते थे और उन ट्रक्स के अंदर बड़े बड़े चारकोल के क्रेट्स कहते हैं बच्चों, बड़ा बक्सा। तो बड़े बड़े चारकोल के बक्से रहते थे और जब वो बक्से सड़क पे चला करते थे तो उनसे जो कोल डस्ट थी, जो थोड़ी थोड़ी सी डस्ट होती थी, वो छन के नीचे गिर जाती थी सड़क पे। तो उस डस्ट की वजह से सड़क क्या हो जाती थी, काली हो जाती थी। तो राइटर हमें बता रही हैं कि जब समर टाइम होता था, गर्मी के दिन होते थे, तब तो सामान लाने ले जाने के लिए कैनाल का, नहर का यूज़ किया जाता था, लेकिन सर्दियों में कैनाल का पानी जम जाता था, इसलिए सड़क यूज़ होती थी। और उस समय जब सड़क पे से बड़े बड़े ट्रक निकला करते थे तो उसमें से कोल डस्ट थोड़ी बहुत छन छन के नीचे सड़क पे गिर जाती थी और उस वजह से सड़क काली हो जाती थी।
ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग जस्ट बिफोर क्रिसमस। तो हमने अभी पढ़ा था कि ये दिसंबर की कहानी है, दिसंबर के समय की बात है और दिसंबर में भी अभी क्रिसमस से बिल्कुल पहले वाली रात है। द मास्टर स्मिथ एंड द हेल्पर सेट इन द डार्क फोर्स नियर द फर्नेस वेटिंग फॉर द पिग आयरन। तो ये क्रिसमस से पहले वाली रात है, रैमसो आयरन वर्क्स है और वहाँ पे एक मास्टर स्मिथ बैठा हुआ है अपने हेल्पर के साथ। और कहाँ बैठे हैं वो दोनों? डार्क फोर्स, अंधेरी भट्टी में बैठे हुए हैं, नियर द फर्नेस, एक बड़ी भट्टी के पास, और वेट कर रहे हैं पिग आयरन का। पिग आयरन कहते हैं बच्चों कच्चा लोहा। तो जो फोर्ज है, भट्टी है, उसके अंदर कच्चा लोहा डाला हुआ है और वो वेट कर रहे हैं विच हैड बिन पुट इन द फायर। तो वो कच्चा लोहा जो कि आग के अंदर, भट्टी के अंदर डाला गया है, उस लोहे का वो वेट कर रहे हैं टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनविल। वो वेट कर रहे हैं कि जब ये कच्चा लोहा अच्छे से तैयार हो जाएगा भट्टी के अंदर, तब उसे निकालेंगे और उसे एनविल पे रखेंगे। बच्चों एनविल ये होता है, तो ये इस तरह का एक बड़ा सा लोहे का बना हुआ होता है और जब कच्चा लोहा भट्टी में तैयार हो जाता है तो उसको इसके ऊपर रख के फिर हैमर से स्ट्रोक करके उसको कोई भी हम शेप दे सकते हैं। तो वहाँ पे बच्चों एक मास्टर स्मिथ था और उसका एक हेल्पर था, दो जने वहाँ काम कर रहे थे। उन्होंने जो फर्नेस थी, जो उनकी भट्टी थी, उसके अंदर उन्होंने पिग आयरन यानी कि कच्चा लोहा डाल रखा था और वो वेट कर रहे थे कि कब ये तैयार हो जाए, हम इसे बाहर निकालें और बाहर निकाल के इसे एनविल के ऊपर रखें। Every now and then, one of them got up to stir the glowing mass with a long iron bar। तो वो दोनों बैठे वेट कर रहे हैं कच्चे लोहे के रेडी होने का। और फिर every now and then यानी बीच बीच में कुछ कुछ समय के बाद one of them got up, उन दोनों में से एक जना खड़ा होता, यानी कि कभी जो मेन मास्टर स्मिथ था वो जाता, कभी उसका हेल्पर जाता, टू स्टिर द ग्लोइंग मास। और वो भट्टी के पास जाके क्या करते? स्टिर होता है हिलाना। तो वो उस कच्चे लोहे को हिलाते और कच्चा लोहा कैसा लगता था? ग्लोइंग। वो आग के अंदर जल रहा है तो उसमें से ग्लो, एक अजीब सी चमक आती है। तो उस ग्लोइंग मास को वो हिलाते। और कैसे हिलाते? एक लंबी सी आयरन बार से। तो बच्चों भट्टी के अंदर लोहा जो है वो तैयार हो रहा है, तो उन दोनों में से एक एक जना बारी बारी से उठता, भट्टी के पास जाता और एक बड़ी सी आयरन बार से उस कच्चे लोहे को हिलाता। रिटर्निंग इन अ फ्यू मोमेंट्स। और जब एक बार उसको अच्छे से वो स्टिर कर देते, हिला देते, उसके बाद वो वापस आ जाते ड्रिपिंग विथ पर्सपीरेशन। लेकिन जब वो वापस आते तो वो पूरी तरह से, पर्सपीरेशन कहते हैं पसीना, तो पूरी तरह से पसीने में, पसीना उनमें से टपकता रहता था। क्यों? क्योंकि भट्टी का तापमान इतना तेज होता है कि वो भट्टी के जब पास जाते उसको हिलाने के लिए, तो भट्टी की गर्मी से उनमें इतना ज़्यादा हीट हो जाती है कि जब वो वापस आते तो बिल्कुल पसीने से भीगे हुए आते। दो एज वॉज द कस्टम, और जैसा कि वहाँ का कस्टम, वहाँ का रिवाज था, ही वोर नथिंग बट अ लॉन्ग शर्ट एंड अ पेयर ऑफ वुडन शूज़। तो वहाँ का रिवाज था कि इस तरह के आयरन वर्क्स में जो काम करने वाले मास्टर स्मिथ होते हैं, हेल्पर्स होते हैं, वो एक लॉन्ग शर्ट पहनते हैं और साथ में वुडन शूज़ पहनते हैं। तो उन्होंने भी वैसे ही कपड़े पहने हुए थे, लॉन्ग शर्ट्स पहनी थी और साथ में वुडन लकड़ी के शूज़ पहने थे। All the time there were many sounds to be heard in the forge। अब राइटर हमें बता रही हैं कि फोर्ज में कैसे काम होता है, भट्टी में उस समय क्या क्या हो रहा था। तो कह रही हैं कि भट्टी में से बहुत सारी आवाज़ें आ रही थी, जो काम हो रहा था वो काम बहुत सारी आवाज़ें प्रोड्यूस कर रहा था। द बिग बेलोज ग्रोन एंड द बर्निंग कोल क्रैक्ड। तो पहली आवाज़ क्या है? जो बड़े बड़े बेलोज थे। बच्चों बेलोज ये होते हैं इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट, इसकी हेल्प से हम भट्टी के अंदर हवा जो होती है वो देते हैं। ये दो, इसके दो एंड होते हैं। जब इन दोनों एंड को हम इस तरह से क्लोज कर लेते हैं तो यहाँ से हवा का प्रेशर निकलता है, एयर प्रेशर निकलता है। तो ये जब एयर प्रेशर भट्टी के अंदर जाता है तो वो भट्टी और ज़्यादा तेज
जो चलती है। तो वो लोग दोनों बिग बैलून्स को ग्रो कर रहे थे, उसको फुला रहे थे, तो इसमें से जो आवाज़ आ रही थी, एंड द बर्निंग कोल क्रैक्ड, और जो भट्टी के अंदर कोल थे वो भी क्रैक्ड होते थे, टूटते थे, उनकी आवाज़ आ रही थी। The fire boy shoveled charcoal into the maw of the furnace with a great deal of clatter। और किसकी आवाज़ आ रही थी? जो फायर बॉय था वो शॉवेल, बच्चों शॉवेल होता है ये इंस्ट्रूमेंट, तो हमने सबने देखा होगा ये, इसकी हेल्प से कोल जो था वो कहाँ डालते थे? फर्नेस के अंदर, जो भट्टी का मुंह था उसके अंदर इसकी हेल्प से कोल डालते थे, उसकी आवाज़। विथ अ ग्रेट डील ऑफ क्लैटर, क्लैटर कहते हैं खड़खड़ की आवाज़। तो जब हम कोल उठा रहे हैं और भट्टी के अंदर डाल रहे हैं तो उस समय जो क्लैटर की आवाज़ होती थी, खड़खड़ की आवाज़ होती थी, वो आवाज़ भी वहाँ आ रही थी। आउटसाइड, तो ये आवाज़ तो फोर्स के अंदर से आ रही थी, अब बाहर भी आवाज़ थी। रोड द वाटरफॉल, और बाहर क्या आवाज़ आ रही थी? बाहर एक वाटरफॉल, एक झरना था, तो झरने से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। एंड ए शार्प नॉर्थ विंड, और बाहर बहुत तेज नॉर्थ विंड चल रही थी। विद द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ, तो बाहर बच्चों रेन, बारिश भी हो रही थी, और जो नॉर्थ विंड थी वो उस बारिश को विप्ड कर देती थी, जोर से गिरा देती थी। कहाँ पे? ब्रिक टाइल्ड रूफ, यानी कि वो जो फर्नेस थी, वो जो फोर्स था, उसकी जो छत थी वो ब्रिक टाइल्ड की बनी हुई थी, और ब्रिक टाइल्ड के ऊपर जब नॉर्थ विंड बहुत पावरफुली बारिश को गिराती थी तो उसकी आवाज़ आती थी। तो ये सारी आवाज़ें उस समय वहाँ पर आ रही थी, भट्टी के अंदर से भी आ रही थी और भट्टी के बाहर से भी आ रही थी। It was probably on account of all this noise that the blacksmith did not notice that a man had opened the gate and entered the forge। तब राइटर कह रही हैं कि शायद, probably शायद इन सभी आवाज़ की वजह से, on account of यानी इन सभी आवाज़ की वजह से जो ब्लैकस्मिथ था उसने नोटिस नहीं किया, उसने ध्यान नहीं दिया कि एक आदमी है जिसने कि फोर्ज का गेट खोला और अंदर आके खड़ा हो गया। वो आदमी कौन था? रैट्रैप सेलर। तो रैट्रैप सेलर चलता चलता फोर्स तक पहुंच जाता है, गेट खोलता है और अंदर आ जाता है। तो राइटर कह रही हैं कि ब्लैकस्मिथ ने ध्यान ही नहीं दिया कि एक आदमी गेट खोल के अंदर आ चुका है। और क्यों ध्यान नहीं दिया? शायद इन सब आवाज़ की वजह से ध्यान नहीं दिया जो कि फोर्ज के अंदर और फोर्ज के बाहर से भी आ रही थी। Until he stood close up to the furnace, तो वो जो रैट्रैप सेलर है वो अंदर आता है और बिल्कुल भट्टी के क्लोज, बिल्कुल भट्टी के पास आके खड़ा हो जाता है। तो जब तक वो बिल्कुल भट्टी के पास नहीं आता तब तक ब्लैकस्मिथ ने देखा ही नहीं कि एक आदमी गेट खोल के अंदर आ गया है। Surely it was nothing unusual for poor vagabonds without any better shelter for the night to be attracted to the force by the glow of light which escaped through the sooty panes। तो अब राइटर कह रही हैं कि जो ब्लैकस्मिथ था उसको भी इतना अजीब नहीं लगा कि कैसे ये आदमी गेट खोल के अंदर आ गया, क्योंकि इसमें कुछ भी अनयूजुअल नहीं था, कुछ भी अजीब नहीं था। उन वैगाबॉन्ड्स के लिए, वैगाबॉन्ड्स हमने पढ़ा था घुमक्कड़, जिनका अपना घर नहीं होता, जो कहीं और जाके शरण मांगते हैं रात गुजारने के लिए, कुछ दिन कहीं रहते हैं, कुछ दिन कहीं और जाके रहते हैं। तो राइटर कह रही हैं कि इस तरह के जो गरीब घुमक्कड़ लोग होते हैं, विदाउट एनी बेटर शेल्टर फॉर द नाइट, उन्हें रात के लिए इससे अच्छी शरण कहाँ मिलेगी? टू बी अट्रैक्टेड टू द फोर्स, इसीलिए वो इस जंगल में और कुछ जगह है ही नहीं जाने के लिए। तो इस जंगल में जब वो इस फोर्ज को देखते हैं, इस भट्टी को देखते हैं, बाय द ग्लो ऑफ लाइट, और ये भट्टी उन्हें दिखाई कैसे देती है? यहाँ पे जो लाइट जल रही है, भट्टी में से जो आग निकल रही है, वो क्या करती है? एस्केप थ्रू द शूटी पेन,
पेन्स हमने पढ़ा था क्या होता है, खिड़की जिसमें कि कांच लगा होता है, और शूटी कहते हैं काले रंग का। तो बच्चों राइटर कह रही हैं कि जो भट्टी में जो खिड़की लगी हुई है वहाँ पे उस खिड़की के शीशे काले हो गए हैं। काले क्यों हो गए हैं? क्योंकि कोल डस्ट आके शीशों पे लग जाती है तो शीशे काले हो गए हैं। लेकिन काले शीशों में से भी जो फोर्स की लाइट है वो बाहर निकल जाती है और उस लाइट को देख के कोई भी गरीब वैगाबॉन्ड्स अट्रैक्ट हो जाते हैं और रात गुजारने के लिए यहाँ फोर्स पे आ जाते हैं। एंड टू कम इन टू वार्म देमसेल्व्स, और वो अपने आप को गर्म करने के लिए, कुछ हीट पाने के लिए यहाँ आ जाते हैं इन फ्रंट ऑफ द फायर। इतनी ठंड में, बाहर जंगल में खुले में कितनी ठंड होती है, तो जब वो देखते हैं कि यहाँ पे एक फोर्स है, वहाँ आग भी जल रही है, तो वो अपने आप को गर्म करने के लिए, कुछ हीट लेने के लिए यहाँ फोर्स में आ जाते हैं। इसीलिए ब्लैक स्मिथ को अजीब नहीं लगा कि जब वो रैटट्रैप सेलर गेट खोल के अंदर आ गया तो उसे अजीब नहीं लगा, क्योंकि बहुत सारे घुमक्कड़ लोग ऐसे ही वहाँ पे रात गुजारने के लिए आ जाते थे। The blacksmith glanced only casually and indifferently at the intruder। तो blacksmith क्या करता है, बहुत ही कैजुअली बहुत ही लापरवाही से और बहुत ही indifferently यानी बिना परवाह किए, वो परवाह ही नहीं करता ये कौन है, कहाँ से आया है, क्यों आया है, वो बस एक नज़र उसको ऐसे ही ग्लांस यानी देखता है एट द इंट्रूडर। और इंट्रूडर कौन है यहाँ पे, रैटट्रैप सेलर। इंट्रूडर का मतलब होता है जो बिना परमिशन कहीं पे एंट्री कर लेता है। तो यहाँ पे जो हमारा रैटट्रैप सेलर है वो बिना किसी से पूछे यहाँ पे आ गया है, इसीलिए उसे इंट्रूडर कहा गया है। तो जो ब्लैक स्मिथ है उसने उस इंट्रूडर की तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया, उसने बिल्कुल परवाह नहीं की कि ये व्यक्ति कौन है, कहाँ से आया है, क्यों आया है, उसे कोई मतलब नहीं था। He looked the way people of his type usually did। तो उसने बिल्कुल वैसे ही देखा जिस तरह से उसके टाइप के लोग देखते हैं। With a long beard, और वो कैसा लग रहा था, उसकी लंबी दाढ़ी थी, dirty ragged, और उसके कपड़े कैसे थे, गंदे फटे पुराने। And with a bunch of rat traps dangling on his chest, और उसके चेस्ट पे लटक रहे थे, डैंगलिंग कहते हैं लटकना, तो उसकी चेस्ट पे लटके हुए थे क्या चीज़, bunch of rat ट्रैप्स जिन्हें वो बेचने जाता था, वो rat traps उसने अपने गले में लटका रखे थे। ही आस्क परमिशन टू स्टे। तो अब जब उसने देखा कि ब्लैक स्मिथ ने मुझे देख लिया है तो वो पूछता है, परमिशन मांगता है कि क्या मैं यहाँ रात गुजार सकता हूँ। एंड द मास्टर ब्लैक स्मिथ नोडेड अ हॉटी कंसेंट विदाउट ऑनरिंग हिम विथ अ सिंगल वर्ड। तो वो परमिशन मांगता है रात गुजारने की, और जो मास्टर ब्लैक स्मिथ है वो नोडेड यानी सिर हिला देता है, अ हॉटी कंसेंट, और सिर हिला के वो कंसेंट होती है सहमति, वो सहमति तो दे देता है कि हाँ तुम रात गुजार सकते हो, लेकिन उसकी सहमति बहुत ही हॉटी यानी कि घमंड से भरी हुई थी, वो बहुत ही घमंडी लहजे में उसको सहमति दे देता है। विदाउट ऑनरिंग हिम विथ अ सिंगल वर्ड, और एक शब्द भी उससे नहीं बोलता, बिना बोले सिर्फ सिर हिला के अपनी सहमति दे देता है कि हाँ तुम यहाँ पे रात गुजार सकते हो। द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग, और जो ट्रैम्प था, ट्रैम्प कहते हैं बेघर, तो ट्रैम्प कौन है, रैटट्रैप सेलर के लिए वर्ड यूज़ हुआ है। तो वो जो रैटट्रैप सेलर है वो भी कुछ नहीं कहता इधर, तो जैसे ब्लैक स्मिथ ने कुछ नहीं कहा, रैटट्रैप सेलर भी कुछ नहीं कहता। ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक, तो वो यहाँ पे बात करने नहीं आया था, बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप, बल्कि कुछ हीट पाने और अपनी रात गुजारने, सोने के लिए यहाँ आया था, वो भी यहाँ बात करने नहीं आया। इसलिए उसे भी फ़र्क नहीं पड़ता कि ब्लैक स्मिथ ने कुछ नहीं कहा, इतने घमंड में इस तरह से इशारों में उसने सिर्फ सिर हिला दिया, उसने भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो भी बात करने नहीं बल्कि रात गुजारने वहाँ आया था।
In those days, the Ramso iron mill was owned by a very prominent iron master. तो अब राइटर कह रही हैं कि उन दिनों जो ये रैमसो आयरन मिल थी, ये इसके जो ऑनर थे वो कौन थे? बहुत ही प्रोमिनेंट थे। प्रोमिनेंट कहते हैं प्रभावशाली, तो वो बहुत ही फेमस, बहुत ही प्रभावशाली आयरन मास्टर थे। हुज ग्रेटेस्ट एम्बिशन वॉज, और उनकी सबसे बड़ी एम्बिशन, इच्छा, महत्वाकांक्षा, तो उनकी सबसे बड़ी इच्छा ये थी वॉज टू शिप आउट गुड आयरन टू द मार्केट। तो उनकी सबसे बड़ी इच्छा ये थी कि हम बाज़ार में सबसे अच्छी क्वालिटी का आयरन दे पाएँ। तो जो रैमसो आयरन वर्क के मालिक थे, ऑनर थे, वो बहुत ही फेमस थे और उनकी एक ही इच्छा थी कि उनकी जो कंपनी है, उनकी जो फैक्ट्री है, वो मार्केट में सबसे अच्छा आयरन दे पाए। He watched both night and day to see that the work was done as well as possible। तो बहुत ही प्रोमिनेंट है, बहुत ही फेमस है, बहुत ही हार्ड वर्किंग है। तो वो क्या करते हैं, वो पूरी रात पूरे दिन सिर्फ देखा करते थे कि जो उनकी फैक्ट्री में काम हो रहा है वो अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा। तो चाहे रात हो चाहे दिन हो, वो हर समय अपने काम को देखा करते थे। एंड एट दिस वेरी मोमेंट, और इसी समय, जिस समय रैट्रप सेलर वहाँ पे गया हुआ है रात गुजारने के लिए, उसी समय ही केम, जो यहाँ के ऑनर थे वो आ जाते हैं इनटू द फोर्स, उस फोर्स में, ऑन वन ऑफ हिज नाइटली राउंड्स ऑफ इंस्पेक्शन। तो रात को भी इंस्पेक्शन किया करते थे, निरीक्षण किया करते थे। तो ऐसे ही अपने एक रात के निरीक्षण ट्रिप पे वो उसी समय आ जाते हैं जिस समय रैट्रप सेलर वहाँ पे रात गुजारने के लिए आया हुआ है। तो बच्चों, अब फोर्स में मास्टर स्मिथ है, उनका हेल्पर पहले से था, रैट्रप सेलर आ चुका है और अब रैमसो आयरन वर्क के जो ऑनर हैं वे भी वहां आ जाते हैं। नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही सॉ वाज द टॉल रैगामफिन हु हैड ईज्ड हिज वे सो क्लोज टू द फर्नेस दैट स्टीम रोज फ्रॉम हिज वेट रैग्स। तो अब वो अंदर आते हैं, वो आए थे देखने के लिए कि काम अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा। तो जैसे ही वो अंदर आते हैं तो बिल्कुल नेचुरल था कि सबसे पहले उनकी नज़र किस पे पड़ी। उन्होंने सबसे पहले उस लंबे रैगामफिन, उस लंबे फटे पुराने कपड़े पहने व्यक्ति को देखा जिसने अपना रास्ता बना लिया था भट्टी के इतने पास, यानी वो भट्टी के इतने पास लेटा हुआ था कि उसके जो रैग्स थे, उसके जो फटे पुराने कपड़े थे जो कि वेट यानी गीले हो गए थे। गीले क्यों? हमने पढ़ा था बाहर बारिश हो रही थी, तो जब ये अंदर आया तो उसके कपड़े बाहर बारिश में गीले हो चुके थे। तो उन गीले कपड़ों में से स्टीम उठ रही थी, भाप निकल रही थी, यानी वो भट्टी के इतने पास लेटा हुआ था कि भट्टी की गर्मी की वजह से उसके गीले कपड़ों में से भाप निकल रही थी, स्टीम निकल रही थी। तो जैसे ही रैमसो आयरन वर्क के ऑनर वहां आते हैं, सबसे पहले उनकी नज़र इस व्यक्ति पे जाती है जो फटे पुराने कपड़े पहने हुए भट्टी के इतने पास लेटा है कि उसके गीले कपड़ों में से स्टीम निकल रही है। The iron master did not follow the example of the blacksmith who had hardly deigned to look at the stranger। अब ये जो आयरन मास्टर थे ये अपने ब्लैक स्मिथ के एग्जाम्पल को फॉलो नहीं करते। मतलब जो ब्लैक स्मिथ था वो तो कितना रूड था, उसने कितने घमंड में सिर्फ सहमति दी थी रात गुजारने के लिए, उसने कुछ ना पूछा ना कुछ कहा। लेकिन जो आयरन मास्टर हैं वो ऐसे नहीं थे, वो ब्लैक स्मिथ के एग्जाम्पल को फॉलो नहीं करते। Who had hardly deigned to look at the stranger। तो ब्लैक स्मिथ ने तो क्या किया था, उसने तो इस अजनबी की तरफ देखने की भी, डेंस कहते हैं कृपा करना, यानी उसने तो इस अजनबी की तरफ देखने की भी कृपा नहीं की थी। सिर्फ एक बहुत ही इनडिफरेंटली एक लुक दिया और बहुत ही घमंड में सिर हिला के हाँ कह दिया था। लेकिन जो आयरन मास्टर थे वो ऐसे नहीं थे। He walked close up to him। वो उस अजनबी के पास तक जाते हैं। लुक्ड हिम ओवर वेरी केयरफुली, और बहुत ध्यान से उस व्यक्ति को देखते हैं। देन
tore off his slouch hat to get a better view of his face। तो ये जो रेड ट्रैप सेलर था, इसने एक हैट पहनी हुई थी, स्लाउच हैट। स्लाउच हैट बच्चों इस तरह की होती है, आपने देखी होगी। इसका ये एक कॉर्नर इस तरह से मुड़ा हुआ होता है, इस डिज़ाइन की हैट को स्लाउच हैट कहते हैं। तो इस तरह की हैट उस रेड ट्रैप सेलर ने पहनी हुई थी। तो आयरन मास्टर बहुत ध्यान से पहले उसे देखते हैं, फिर उसकी हैट को थोड़ा सा हटाते हैं ताकि वो उसका फेस और ध्यान से देख पाएँ। But of course it is you, Niels Olof, he said. How you do look? तो जब वो उसके पास जाते हैं, उसके चेहरे से हैट हटा के उसका चेहरा और ध्यान से देखते हैं, तो उन्हें लगता है कि वो उस व्यक्ति को जानते हैं। तो वो कहते हैं कि हाँ, ये तो तुम हो नील्स ओलोफ, अरे तुम कैसे दिख रहे हो। यानी जो आयरन मास्टर हैं वो रेड ट्रैप सेलर को कोई और समझ लेते हैं, उन्हें उसकी शक्ल किसी और से मिलती हुई लगती है और उन्हें लगता है कि वो नील्स ओलाफ है, नील्स ओलोफ है। तो वो कहते हैं कि अरे ये तो तुम हो नील्स ओलोफ, और तुम कैसे दिख रहे हो। The man with the red trap had never before seen the Iron Master at Ramso and did not even know what his name was। अब जो रेड ट्रैप सेलर है उसे भी अजीब लग रहा है कि आयरन मास्टर उसे किस नाम से पुकार रहे हैं और वो इस तरह बिहेव कर रहे हैं जैसे कि वो उसे जानते हैं, बल्कि एक्चुअल में वो जो रेड ट्रैप सेलर था had never before seen the Iron Master, उसने तो आयरन मास्टर को इससे पहले कभी देखा ही नहीं था। and did not even know what his name was, और वो तो जानता तक नहीं था कि इनका नाम क्या है, यानी कि वो आयरन मास्टर से पहली बार मिल रहा था। But it occurred to him that if the fine gentleman thought he was an old acquaintance, he might perhaps throw him a couple of kroner। लेकिन उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, उसे लगता है, उसके दिमाग में ऑकर कहते हैं कोई बात दिमाग में आना, तो उसके मन में एक आइडिया आता है कि अगर ये जेंटलमैन उसे अपना कोई पुराना एक्वेंटेंस कहते हैं परिचित, तो वो सोचता है कि ये मुझे अपना कोई पुराना परिचित समझ रहा है। He might perhaps throw him a couple of kroner। तो उसने कहा कि ये मुझे जानता है, ये मुझे अपना कोई पुराना परिचित समझ रहा है, तो ये मुझे कुछ क्रोनोर भी दे ही देगा जब ये कह रहा है कि अरे तुम कैसे दिख रहे हो। तो अगर मैं थोड़ी सी बात और बढ़ाऊँ, कुछ कहूँ, तो ये मेरी हेल्प करेगा और मुझे कुछ रुपए, कुछ क्रोनोर और दे देगा। Therefore he did not want to undeceive him all at once। Therefore इसलिए वो नहीं चाहता था कि वो उस आयरन मास्टर को अनडिसीव ना करे। बच्चों, डिसीव होता है धोखा देना, तो अनडिसीव यानी वो धोखा ना दे, ऐसा वो नहीं चाहता था। उसको लगा कि जब ये खुद ही मुझे पहचानने में गलती कर रहे हैं, ये खुद ही मुझे कोई और समझ रहे हैं, तो मैं भी इन्हीं की बात में हाँ मिला देता हूँ और मैं इनको सच नहीं बताता। Yes, God knows things have gone downhill with me, he said। तो बच्चों अब वो भी नाटक करने लगता है, वो कहता है कि हाँ, भगवान ही जानता है कि मेरे साथ कितना बुरा हुआ है। You should not have resigned from the regiment, said the Iron Master। तो अब आयरन मास्टर कहते हैं कि तुम्हें रेजिमेंट से रिज़ाइन नहीं करना चाहिए था। रेजिमेंट कहते हैं आर्मी की जो छोटी छोटी टुकड़ी होती हैं, और रिज़ाइन यानी इस्तीफ़ा देना। तो वो कहते हैं कि तुम्हें अपनी नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए थी, तुम्हें रेजिमेंट से रिज़ाइन नहीं करना चाहिए था। That was the mistake। तो वो कहते हैं कि ये तुम्हारी गलती थी कि तुमने अपनी नौकरी छोड़ दी। If only I had still been in the service at the time, it never would have happened। तो वो कहते हैं कि अगर मैं उस समय नौकरी में होता तो मैं ऐसा कभी भी होने नहीं देता, तो ऐसा कभी भी नहीं होता कि तुम अपनी नौकरी छोड़ दो, तुम अपनी नौकरी से रिज़ाइन दे दो। Well, now of course you will come home with me। तो कहते हैं कि अब कोई बात नहीं, लेकिन अब
तुम मेरे साथ मेरे घर चल रहे हो। तो जो आयरन मास्टर हैं वो इस रेड ट्रैप सेलर को नील्स ओलोफ नाम का कोई व्यक्ति समझ लेते हैं जो कि रेजिमेंट में था। तो ये जो आयरन मास्टर है ये भी पहले किसी रेजिमेंट में काम करते थे, उसी रेजिमेंट में ये नील्स ओलोफ भी काम करता था। तो आयरन मास्टर जो हमारा रेड ट्रैप सेलर है उसे नील्स ओलोफ समझ लेते हैं और कहते हैं कि अब तुम मेरे साथ मेरे घर चल रहे हो। To go along up to the manor house and be received by the owner like an old regimental comrade. That, however, did not please the tramp. तो जो हमारा ट्रैम्प, हमारा बेघर रेड ट्रैप सेलर है, उसका तो आइडिया सिर्फ क्या था कि उसे कुछ क्रोनोर मिल जाए। लेकिन अब जब ये आयरन मास्टर उसे अपने साथ अपने घर लेके जाना चाहता है तो ये आइडिया उसे प्लीज़ अच्छा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि एक इतने बड़े मैनर हाउस कहते हैं बहुत शानदार बड़ा घर, तो इतने बड़े घर में जाना और उस घर के ऑनर से, जो घर का ऑनर खुद रिसीव कर रहा है, खुद उसका स्वागत कर रहा है, किसकी तरह? एक पुराने रेजिमेंटल कॉमरेड की तरह, यानी कि वो रेड ट्रैप सेलर को अपना पुराना रेजिमेंट का साथी समझ रहा है। तो अब हमारे रेड ट्रैप सेलर को लगता है कि ये मुझे रेजिमेंटल कॉमरेड समझ रहा है और उस तरह से ही अपने इतने बड़े घर में मेरा स्वागत करेगा। तो ये आइडिया, ये बात उसे अच्छी नहीं लगी। वो तो सिर्फ कुछ रुपए लेना चाहता था कि उस कुछ रुपए मुझे और मिल जाएं, लेकिन वो वास्तव में आयरन मास्टर के घर जाना नहीं चाहता था। तो बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आगे क्या होता है, रेड ट्रैप सेलर यहाँ से बाहर कैसे निकल पाता है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।